समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा प्यारा कौन है आपके लिए? समाजवादी पार्टी मेरा परिवार है। इंडिया गठबंधन का नेता आप किसको मानते हैं? कोई एक नेता नहीं है। 27 का चुनाव, 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई। अरविंद राजभर किस तरह का नेता आप उनको समझते हैं? मैं बिना पेदी का लोटा मानता हूँ। यहाँ से जीत हासिल करते हैं तो क्या कुछ यहाँ की जनता के लिए करेंगे? बड़े बड़े शहरों में कोचिंग के लिए नहीं जा सकते, उनकी कोचिंग की सुविधा प्रयास करने के प्रदान करने के प्रयास में हूँ। अयोध्या में जो हार बीजेपी की हुई है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा करवाए और बीजेपी को इस बात का पूरा भरोसा था कि वहां से वो जीत हासिल करेगी। जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने उन लोगों को भगाया जो गाना गाते थे कि हम राम को लाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों में आप किसको अच्छा नेता मानते हैं? दो बीमारियों में कहें कि आपका कान भी दर्द कर रहा है और सर भी दर्द कर रहा है, तो कौन वाला दर्द अच्छा है? अगर आपको कल को किसी पार्टी से ऑफर आता है तो क्या आप समाजवादी पार्टी छोड़ना पसंद करेंगे? पड़े थे कि मैं ऑफर को ठुकरा चुका था। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। आज हमारे साथ इस स्टूडियो में जो खास मेहमान मौजूद है वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको पहचान जरूर बता देना चाहती हूँ। हो सकता है कि हमारे कुछ दर्शक शायद ना जानते हो, मैं शायद शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि शायद ही कोई लोग होगा, हालांकि इनको सभी लोग जान चुके हैं। बताना चाहूँगी कि घोसी लोकसभा से ये सांसद है समाजवादी पार्टी की तरफ से और एक समाज सेवक भी हैं, शिक्षक भी हैं और ऐसा कहा भी जाता है कि समाजवादी पार्टी में इनका एक अलग ही वर्चस्व है। अखिलेश यादव या फिर यूँ कहा जाए स्वर्गीय मुलायम सिंह जी से ये काफ़ी ज़्यादा अटैच थे, इनका काफ़ी ज़्यादा लगाव रहा है। तो सबसे पहले तो सर आपका प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सर पहला सवाल मैं यही करूँगी आपसे कि जब बचपन में आप पढ़ाई कर रहे थे तो सारे बच्चे सपने संजोए रहते हैं कि बड़े होकर मैं ये बनूंगा वो बनूंगी, तमाम चीज़ें रहती हैं। जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो क्या आपने सोचा था कि आप राजनीति में जाएंगे या फिर क्या सपना था आपका? देखिए, मैं राजनीति के प्रति हमेशा आकर्षित रहा, लेकिन पारिवारिक परिस्थिति ऐसी रही कि मुझे पहले संघर्ष करके अपने पैरों पर खड़ा होना ज़्यादा जरूरी था। जब आप अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते तो दौड़ भी नहीं सकते, और राजनीति की दौड़ लगाने के लिए पैरों पर खड़ा होना जरूरी था। इसलिए मैंने पहले पढ़ाई और करियर पर फोकस किया। उसके बाद आदरणीय अखिलेश यादव जी, मेरे गुरु स्वर्गीय गणेश मिश्रा जी, नेताजी, इन सबकी प्रेरणा से राजनीति में आया और आज इस मुकाम पर। आज इस मुकाम पे जो आप जर्नी बता रहे हैं कि पैर पे खड़े होने के लिए क्या कुछ ऐसी समस्या आपके बचपन में रही? नहीं, मैं उन लोगों से के परिवार से नहीं हूँ जो सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं। वो एक किसान का बेटा हूँ। हाँ। पढ़ाई करने के बाद जब मैं बेंगलोर पढ़ने गया था तो मेरे माँ बाप को ये भी नहीं पता था कि बेंगलोर में कर्नाटक है कि कर्नाटक में बेंगलोर है। वहाँ पढ़ाई पूरा किया, फिर जहाँ पढ़ रहा था वहीं पढ़ाने लगा जी। कर्नाटक में मैं यंगेस्ट ट्यूटर, यंगेस्ट लेक्चरर, यंगेस्ट एचओडी, वाइस प्रिंसिपल और यंगेस्ट चेयरमैन बना। दिन रात मेहनत करना, जुनून है मेरे अंदर। जब आदमी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है और पाने के लिए मेहनत करता है तो पाता ही है। मैं जुनून के साथ जिस काम को भी करता हूँ शिद्दत से करता हूँ, या तो करूँगा या तो नहीं करूँगा। ये ट्रायल एंड एरर वाला काम मैं नहीं करता। संघर्ष, माँ बाप का आशीर्वाद, ऊपर वाले का आशीर्वाद, सफलता मिलती गई। 2005 में जब कर्नाटक में समाजवादी पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री बंगरप्पा साहब के साथ फिर से एक नई पारी की शुरुआत कर रही थी, राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे याद किया और उस समय से जुड़ा रहा। मेरे गुरु जनेश्वर मिश्रा जी के प्रथम पुण्यतिथि पर आदरणीय श्रद्धेय नेताजी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे राष्ट्रीय सचिव और कर्नाटक का प्रभारी बनाया। 11 में जब 12 का चुनाव होने वाला था, उस 11 से पहले हमारे यहाँ से कोई मीडिया पर डिबेट करने नहीं जाता था जी। तो उन्होंने वो जिम्मेदारी भी मुझे सौंपी और तब से लगातार जर्नी जारी है, यात्रा चल रही है। तो यात्रा निरंतर चलती रहेगी जब तक सांसें चलती रहेगी जी। समाजवादी पार्टी में सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए प्यारा कौन है आपके लिए, सबसे ज़्यादा खास कौन है आपके लिए? समाजवादी पार्टी मेरा परिवार है और परिवार में ये बोलना कि कौन खास है नहीं है। हाँ, ये सच है कि जो श्रद्धेय नेताजी का प्यार मुझे मिला, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी का जो स्नेह पिता तुल्य बेटे की तरह मानते थे और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की प्रेरणा से राजनीति में
तो ये पूछना कि तीनों उंगलियों में सबसे खास उंगली कौन है, हाँ, मुश्किल तो होता बड़ा है। ही मुश्किल हर है। आदमी का परिवार में अलग रोल होता है। जी। मेरे एकदम गुरु अगर स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी रहे हैं, तो अगर श्रद्धेय नेताजी नहीं होते तो शायद मैं आगे भी नहीं बढ़ पाता। और आज जहाँ हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद और उनके प्रेरणा देने से हूँ। कभी मन में इस बात को लेकर डर या संकोच नहीं आया कि राजनीति में कदम रख रहा हूँ, क्या पता सफलता मिलेगी या नहीं देखिए, एक मिलेगी? वक्त था कि मैं राजनीति को, नेताओं को बहुत क्रिटिसाइज करता था, जी। क्योंकि मेरे अंदर एक, जब मैं हालात देखता था, लोगों की बातों को देखता था, सरकार की नीयत और नीति को देखता था, तो गुस्सा होता था। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने सोचा है कि बाहर रहकर गाली देना बहुत आसान होता है। अगर दिल में सही में अगर इच्छा हो कि कुछ सही होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, तो बाहर आकर गाली देने से अच्छा है सिस्टम में आकर सिस्टम की सफाई करो, सिस्टम में सुधार लाने का अपना योगदान दो। ये तो मैं नहीं कर सकता कि मैं सिस्टम बदल कर रख दूंगा, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि जब तक रहूंगा, जहाँ तक पहुँचूंगा, अपनी छाप छोड़ के जाऊंगा इस दुनिया से। लोकसभा चुनाव जो हुआ था 2024 का, घोसी लोकसभा से आप जीत हासिल किए और उस वक्त आपका बहुत ज्यादा चर्चा हुआ था समाजवादी पार्टी में, और 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भी एक अहम भूमिका मानी जाती है आपकी। इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को जानकारी दीजिए। 2014 में मैं लोकसभा का चुनाव घोसी से लड़ा था। उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां, मैं नया, मोदी लहर, 15 लाख, अच्छे दिन, पता नहीं क्या क्या, चाय पे चर्चा कर लोगों को भ्रमित कर दिया गया था। चुनाव हार गया। 2019 में मुझे वहां से लड़ना था, लेकिन सीट गठबंधन में चली गई। फिर 2024 आया। मैं पहले चुनाव से लेकर, आप तो घोसी गई थी, मऊ गई थी लोकसभा में, वहाँ कोई सांसद विधायक को नहीं, राजीव भैया लोग याद करते हैं, क्योंकि मैं नेता नहीं, भाई और बेटा बनकर हर दुख सुख में खड़ा रहा। मैं चुनाव हार गया, चुनाव नहीं लड़ा, इससे कोई मेरे जुनून पर फर्क नहीं पड़ा। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, जो भी करता हूँ शिद्दत के साथ करता हूँ, दिल से करता हूँ और जुनून से करता हूँ। अब जब जुनून था कि लोगों को सेवा करना था, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे विदेश से कोरोना काल में चाइनीज गुंडों के चुंगल में फंसे हमारे बच्चों को बुलाने का रहा हो, चाहे कोरोना काल के दौरान अनाथ हो गए बच्चों को गोद लेने का मामला रहा हो, कोई भी दुख और सुख हुआ है तो बेटा और भाई बनकर खड़ा रहा मैं। और शायद जनता को भी उस दिन का इंतजार था कि जो एक शख्स बिना किसी पद पर रहते हुए, बिना किसी स्वार्थ के, दिन रात हमारा भाई और बेटा बनकर सेवा कर रहा है, तो उसको आशीर्वाद देने का मौका कब मिले। 2024 में घोसी के मालिकों को मौका मिला और भरपूर आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद भी ऐसा कि ऐतिहासिक, पता नहीं आपको जानकारी है कि नहीं है, 1952 के चुनाव से लेकर आज तक इतने ज्यादा वोटों से कोई नहीं जीता था। 5 विधानसभा में जीतने वाला, अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाला, पूर्वांचल की सबसे बड़ी जीत, और बड़ी विनम्रता से कहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से भी बड़ी जीत के साथ मेरे घोसी के मालिकों ने मुझे आशीर्वाद दिया। तो मेरे लिए अब जितनी बड़ी जीत उतनी बड़ी जिम्मेदारी। जीत, उन्होंने अपना काम फर्ज अदा किया, मुझे अब अपने उनके उम्मीदों पर खरा उतरना है, उसी के लिए प्रयास कर रहा हूँ। अरविंद राजभर, जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो आपके अगेंस्ट वो चुनावी मैदान में खड़े थे, लड़ाई लड़ रहे थे। किस तरह का नेता आप उनको समझते हैं? और उस वक्त जब चुनाव का ऐलान हुआ था और ये था कि आप समाजवादी पार्टी से हैं, बीजेपी से हुए, तो आपको कैसा लगा था कि मैं उस व्यक्ति के सामने चुनाव लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ जिसकी सत्ता में भी सरकार है, जिसका उसके साथ मिलन है? पड़ता जी। मेरा एक इतिहास था कि जिस पार्टी को ज्वाइन किया उस पार्टी को छोड़कर मेरे पर क्या अत्याचार नहीं हुए। 2022 के चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले जो आदरणीय अखिलेश यादव जी के तथाकथित करीबियों के ऊपर इनकम टैक्स के छापे मारने की शुरुआत हुई, मेरे यहाँ से हुई। मुझे क्या नहीं तोड़ने की कोशिश नहीं की गई, कि प्रलोभन नहीं दिया गया। एक घोसी के सामने एक उनका बेटा और भाई था जो छोड़कर कभी गया ही नहीं। एक शख्स वो थे जो 17 में बलिया से, 22 में बनारस से, 24 में घोसी से। आप लोग उन्हें नेता बोलते हैं, बड़ी विनम्रता से उनको, मेरे से किसी ने पूछा था कि आप कैसा नेता मानते हैं जी? मैंने कहा मैं बिना पेदी का लोटा मानता हूँ। जिस व्यक्ति की अपनी कोई विचारधारा ना हो, बड़ा बोलापन, आप देख रहे थे किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। और मैंने सिर्फ एक ही लाइन करता था, जितना ये बोलेंगे उतना मेरा वोट बढ़ा। मैं सही साबित हुआ, वो गलत साबित हुए, लोगों ने अपना फैसला सुना दिया, पीछे की बात हो गई। इतना बड़ा बोलापन, इतना अहंकार, इतनी असभ्य भाषा जी, ये राजनीति को आगे नहीं ले जाएगी। सत्ता अस्थायी नहीं होती है, इसलिए अहंकार तो रखना ही नहीं चाहिए।
जी, तो आपको ये पूरा भरोसा था कि उनका अहंकार उनको ले तो डूबने वाला है। आप गवाह है, आपसे भी बोला था कि 5 लाख से ज्यादा वोट मिलेगा, 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतूंगा, हुआ वही। जी। मैं जमीन पर रहने वाला हूँ। ठीक है, आप बार-बार इस बात का ज़िक्र कर रहे हैं, तो एक सवाल मैं और ये आपसे जानना चाहूँगी। जब मैं आपका इंटरव्यू लेने गई थी लोकसभा चुनाव के दौरान, तो मैंने एक सवाल आपसे किया था कि सर अगर आप जीत जाएँगे, यहाँ से जीत हासिल करते हैं, तो क्या कुछ यहाँ की जनता के लिए करेंगे? तो उस वक़्त आपने जवाब मुझे ये दिया था कि यहाँ की जनता जो बेरोज़गार है, जो जिसके पास खाने के सामान, हालाँकि आप एक समाज सेवक भी हैं, लोगों की मदद करते हैं। लेकिन अब सांसद के तौर पर उन लोगों के लिए आपने बोला था कि बहुत कुछ सुविधा का आपने वादा किया था कि मैं ये सारी चीज़ें दूँगा। कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और कहाँ तक जाना है अपनी जनता के लिए? धन्यवाद, आपको याद रहा। जी और जो मैं कहा था वहीं से शुरुआत किया। जी मैं सांसद निधि से पहला जो काम किया कि जो वहाँ लाइब्रेरी है जी उसको चारों तरफ बाउंड्री खड़ा करा के उसमें स्मार्ट क्लासरूम लगा के जो हमारे बच्चे गरीब घरों के बच्चे बड़े बड़े शहरों में कोचिंग के लिए नहीं जा सकते, उनकी कोचिंग की सुविधा प्रदान करने के प्रयास में हूँ। इसके साथ ही अभी मैं जा रहा हूँ, कल ही जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं, सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारियों से बात करके अभी पुलिस की भर्ती आने के लिए रिटर्न और ये हो रहा है, फिटनेस होना है। चाहे तमाम पैरामिलिट्री, मिलिट्री और पुलिस की भर्ती आती है, उसमें हमारे बच्चों को कैसे अधिक सफलता मिले। क्योंकि देखो जिस इलाके से मैं आता हूँ वहाँ उसका भौगोलिक स्थिति ऐसा है कि उद्योग घराने कोई है नहीं। 2-3 मिलें थी, सब बंद हो गई। अब एक वहाँ परदहा की बहुत बड़ी मिल थी, 85 एकड़ जमीन था। मैंने लोकसभा में मांग किया था कि वहाँ उद्योग धंधे पैदा किए जाए, वहाँ मेडिकल कॉलेज, कैंसर हॉस्पिटल खोला जाए, तो वहाँ प्लाटिंग की जा रही है। सरकार उस जमीनों को टुकड़े टुकड़े करके बेच रही है। तो जब स्थिति ऐसी है कि उद्योग धंधे है नहीं, हमारे यहाँ हरियाणा पंजाब के तरफ बड़े बड़े किसान हैं नहीं, 1 बीघा 2 बीघा वाले हैं, तो उन बच्चों को उन हालात से कैसे निकाला जाए, इस दिशा में मैं प्रयास जारी रखा हूँ। और जब अगले चुनाव से पहले इंटरव्यू करने आएंगे तो बहुत लंबी फहरिस्त होगी, जिसके लिए आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा। जी ठीक है, एक सवाल और आपसे करना चाहूँगी सर कि इंडिया गठबंधन की बात करें, कहीं ना कहीं इन दिनों खटास भी देखने को मिल रहा है। और दूसरी चीज़ ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, इंडिया गठबंधन का नेता आप किसको मानते हैं? इंडिया गठबंधन में खटास मीडिया के लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कम से कम हमारे यहाँ कोई ये तो नहीं बोल रहा है कि अगर हमें मार दिया गया तो STF सीने पर गोली मारेगी कि पैर पर गोली मारेगी, इसकी जिम्मेदारी हो। जिस तरह की भाषा यहाँ और एक मंत्री गुहार लगा रहे हैं STF के खिलाफ, तो केंद्र के मंत्री कुछ और बोल रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन में नहीं है। देखिए, हमारे जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, हम लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाया था और इंडिया गठबंधन में एक ये सोच है कि जो जहाँ जीते भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उसके साथ खड़ा जाए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने बड़े दिल वाले हैं, हरियाणा में उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया, दिल्ली में कैंडिडेट नहीं दे रहा। ऐसा नहीं पूर्वांचल के लोग नहीं है, हम लोग खाता नहीं खोलते। हम चाहते हैं इंडिया गठबंधन जिस उद्देश्य से बना था उस उद्देश्य की पूर्ति हो कि जो जहाँ जीते उसका समर्थन किया जाए। अब कुछ कांग्रेस के नेता लोग हैं जो बोलते रहते हैं, 1924 के गठबंधन से पहले भी बोलते रहे, तो हम लोग उन बातों को ध्यान नहीं देते। राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच की बात है, इंडिया गठबंधन एक है, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है अब मजबूती से। नेता किसको देखते हैं, इसका भी जवाब दे दीजिए। देखिए, कोई एक नेता नहीं है, ठीक है ना, इंडिया गठबंधन है और इसमें हर नेता जो वर्तमान में सर्वोच्च नेता है उनसे बेहतर नेता है। कोई एक बड़ी शख्सियत जो हमारे इंडिया गठबंधन के है उसका नाम उठा लीजिएगा तो वर्तमान का सर्वोच्च नेता, क्योंकि सारे के सारे नेता हैं जो बायोलॉजिकल है, और जो बायोलॉजिकल होगा उसको दर्द का एहसास होगा, उसे तकलीफ का एहसास होगा, दूसरे की पीड़ा का एहसास होगा, आगे बढ़ने का क्या प्रयास करेगा, तो सब अच्छे नेता है। तो कहीं ना कहीं आप बीजेपी से इसका तुलना कर दिए हैं कि जो वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, ये मान के स्वाभाविक रूप से जो भी लोग वहाँ हैं उनसे बेहतर सब हमारे यहाँ है जी, सब है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उस पर फैसला भी सुना दिया लोकसभा चुनाव में। एक सवाल और फैसला सुनाने से ही रिलेटेड रहेगा। अयोध्या में अवधेश प्रसाद जी ने जीत हासिल की है, सांसद बने हैं वहाँ से। मिल्कीपुर का चुनाव होने वाला है, ऐलान भी हो गया, 5 तारीख को वोट भी पड़ेंगे।
किस तरह से वहाँ पे आप लड़ाई देख रहे हैं, चुनौती किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अयोध्या में जो हार बीजेपी की हुई है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा करवाए और बीजेपी को इस बात का पूरा भरोसा था कि वहाँ से वो जीत हासिल करेगी, लेकिन नहीं हासिल कर पाई। मिल्कीपुर सीट नाक का सवाल बन गया, समाजवादी पार्टी के लिए भी, बीजेपी के लिए भी। मिल्कीपुर में जो 22वें परिणाम था, अयोध्या में जो 24वें परिणाम था, वही इस चुनाव में भी परिणाम होगा। ये जिस तरह से वोट को लूट कर, लोकतंत्र का गला घोंट कर, जो तांडव करके इन्होंने कुछ सीटों को लूटा है जी। इनको लगता है कि ऐसे ही मिल्कीपुर में कर लेंगे। तो ये मिल्कीपुर और अयोध्या वही है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने उन लोगों को भगाया जो गाना गाते थे कि हम राम को लाए हैं, और राम के नाम पर जमीनों में लूट पाट जिस तरह से किए, जिस तरह से कौड़ियों के भाव जमीन लेकर करोड़ों और अरबों को बेचकर खाए। भगवान राम ने कहा कि अभी तो हमारे यहाँ बेचने आए हो, तुम्हारे लिए जिस लोगों का हमारे पास जगह नहीं है। भगवान राम ने जैसे 24 में भगाया, वैसे इस उपचुनाव में भगाएगा उनको। 27 का चुनाव, ये भी जिक्र कर लेना चाहती हूँ आपसे, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में एक बड़ी जीत हम तो मानते हैं ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, हम तो चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में चुनाव करवा लीजिए। अगर वन नेशन वन इलेक्शन दे, जो सरकार वन नेशन वन पेंशन नहीं दे सकती, वन नेशन वन इलेक्शन का जुमला दे रही है, तो इतना आपका विश्वास है तो आज उत्तर प्रदेश सरकार को भंग करो, चुनाव कराओ, परिणाम आ जाएगा। तो आपको पूरा भरोसा है 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है। ठीक है, एक और आपसे आखिरी सवाल मैं ये लेना चाहूँगी, बेंगलुरु में भी आपके कई शिक्षा के संस्थान आपने खोल रखे हैं और बच्चों को पढ़ाते भी। शुरुआती जर्नी मैं पढ़ रही थी और आपके बारे में रिसर्च भी कर रही थी, तो मैं ये भी जानी और देखी कि आप शुरुआत में बच्चों को पढ़ाए भी अपने इनकम के लिए और आज भी पढ़ाते हैं। बेंगलुरु से उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य, किस तरह से ये तालमेल बैठा रहे हैं? और अब तो एक सांसद बन गए, बड़ी ही जिम्मेदारी आपके सिर पर है। बेंगलुरु से उत्तर प्रदेश से बेंगलुरु गया था, फिर वापस आया जी। वो मन में जुनून हो, दिल साफ हो, हौसले बुलंद हो, तो हर जिम्मेदारी को इंसान उठा सकता है जी। और अगर आधे अधूरे ख्वाहिशें हो तो हर जगह कुछ न कुछ कमियां निकाल कर भाग सकता है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो जिम्मेदारियों से भागे या चुनौतियों से भागे, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर चुनौती कहीं मिल जाती है, कहीं मुसीबत आती है और आप वहाँ से भागते हैं, भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं बीच में, तो क्या गारंटी कि दूसरी चुनौती या दूसरी मुसीबत नहीं आएगी? फिर तो पूरी जिंदगी भागते भागते कट जाएगी। तो ये अपने आप में कम से कम एक मिसाल तो है कि उत्तर भारत में पैदा हुआ, दक्षिण भारत में गया, दक्षिण से उत्तर तक की राजनीति, मेरे पूर्वांचल का एक बेटा एक भाई सक्रिय है और जहाँ भी है झंडा गाड़ रहा है और आज तक मेरे ऊपर कोई दाग नहीं लगा। तो कम से कम मेरे पूर्वांचल के लोगों को मेरे ऊपर इतना तो गर्व होता है ना, कि लोग हैं, तमाशे करते रहेंगे, हमें कोशिश बस इतना करना चाहिए कि हमारे किरदार पर दाग न लगे। और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि बेदाग था, बेदाग हूँ और बेदाग रहूँगा। हालांकि मंत्रिमंडल और नेताओं की बात कही जाए तो दाग कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर थोड़ी बहुत देखने को मिलती है, अभी तक आपके ऊपर नहीं मिली और आप बहुत ही गर्व के साथ इस बात को कर रहे हैं। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी सर कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों में आप किसको अच्छा नेता मानते हैं? आप ये बोल रहे हैं कि दो बीमारी है, दो बीमारियों में अच्छा बीमारी कौन होगा? ये तो सर आपका जवाब रहेगा। मैं बता दिया ना, दो बीमारियों में कहें कि आपका कान भी दर्द कर रहा है और सर भी दर्द कर रहा है, तो कौन वाला दर्द अच्छा है? अब इसका जवाब आप क्या देंगे? दोनों प्रदेश और देश के लिए घातक है। जिस तरह की भाषा ये लोग बोलते हैं, जिस तरह अहंकार में जीते हैं, जिस तरह से लोकतंत्र के ऊपर हमले करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी भी है और हम लोग हिंदू हैं, मन में योगियों के लिए सम्मान होता है, लेकिन जब इनकी भाषा सुनता हूँ तो बड़ी पीड़ा होती है। ये तो कहते हैं देश का विकास और प्रदेश का विकास मैं कर रहा हूँ। अच्छा, कौन सा विकास हो गया? मेट्रो उत्तर प्रदेश में 13 साल से गुजरात में मेट्रो नहीं चल पाया था, 2.5 साल में मेट्रो दौड़ाने के कीर्तिमान है तो समाजवादियों के साथ है। एक्सप्रेस वे जहाँ भारत इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान सबसे भारी वाला विमान उतरा तो हमारे नाम है। आपके लखनऊ में IT सिटी हमारे नाम है, यहाँ दिल्ली हमारे नाम है। 40
जनपदों को 4 लेन से जोड़ने का कीर्तिमान हमारे नाम से है। आप भी अगर उसमें आपकी उम्र कम है, पढ़ रही होगी, तो आपको भी लैपटॉप जरूर मिला होगा, और उन तमाम लैपटॉप से आज भी लोग कर रहे हैं। इन्होंने क्या वादा किया था, इन्होंने क्या दिया, पूछिए इनसे। मैं इनसे आपकी चैनल पर फिर चुनौती देकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी को बोल रहा हूँ कि 2017 से जो आपने इन्वेस्टमेंट समिट के नाम पर अरबों का घोटाला किया है, अगर आपके अंदर नैतिक साहस है तो आप एक स्वच्छ पत्र जारी करिए। जितने हजार करोड़ लाख करोड़ रुपए का आपने एमओयू साइन कर लिया, जमीन पर कहाँ दिखाई दे रहा है? आप लोग जहाँ बैठे हैं इस उत्तर देखिए, कहीं कुछ दिखाई दे रहा है? दिखाई देगा तो मैं बड़ी बेबाकी से कहूंगा कि इससे पहले या तो बसपा ने बनाया था या सपा ने बनाया। इनका कहीं कुछ दिखाई देता है? नाम बदलने, रंग बदलने से विकास नहीं होता है, जहरीले बोल बोलने से विकास नहीं होता है। हमारे बच्चों को आप इजराइल भेज दिए लड़ाई के मैदान में सैनिकों के जूते साफ करने के लिए, और आप बोल रहे हैं कि हमने अपने बच्चों को इजराइल भेज दिया। यही विकास है, यही नौकरी है। सारे पेपर लीक हो जाए, कोई नौकरी न लग पाए, यही विकास है। आज रुपए की कीमत पता है डॉलर के मुकाबले कितना है आज का भाव? 86 रुपया 20 पैसा। क्या कहा करते थे ये लोग कि रुपए की कीमत नहीं गिरती है, देश का स्वाभिमान भी गिरता जाता है। मैं तो अपनी बात कह नहीं रहा हूँ, समाजवादी की बात कह नहीं रहा हूँ, मैं तो उन्हीं की बातों में कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल सही कहे थे, और आप जब से सत्ता पर बैठे हैं हर रोज देश का स्वाभिमान नीचे उतरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। इसलिए आप सत्ता से बेदखल हो जाइए, देश के बारे में थोड़ी भी चिंता है तो। ठीक है, जिस तरह से आपके अंदर मैं देख रही हूँ सर, जिस तरह से आप बातों को रख रहे हैं कि देश की चिंता समाजवादी पार्टी को रही है, हालांकि बीजेपी को नहीं रही है, जिस तरह से आप कह रहे हैं। कल को देखिए, नेता और मंत्रियों की अगर बात कही जाए तो सामने से ऑफर बहुत सारे आते हैं, आप हमारी पार्टी में आ जाइए। अगर आपको कल को किसी पार्टी से ऑफर आता है तो क्या आप समाजवादी पार्टी छोड़ना पसंद करेंगे? इसलिए पड़े थे कि मैं ऑफर को ठुकरा चुका था। अच्छा, यानी आपको ऑफर मिला था? बता रहा हूँ ना कि फिर अगर मैं दो ही बात हो रही है सरकार में जी, या तो आराम से मान जाओ, नहीं तो आपके घर पे छापे मरवाए जाएंगे, और छापे के दर्शन के यहाँ चले जाओ। मैं तो तीनों फेज पार कर चुका हूँ, तब तो कहीं जाने वाला हूँ नहीं। जाना होता तो 22 में जो मेरे ऊपर अत्याचार अभी लगातार जारी है, आपने अपनी माँ को 15,000 रुपये क्यों दिए? आपके अकाउंट से क्रेडिट कार्ड का ऑटो डेबिट क्यों हो जाता है? आपने अपने भाई बहन को पैसे 5,000, 10,000, 20,000 क्यों दिए? आपने उसमें एक सवाल है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये पैसे जो गए हैं अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, मेरे परिवार का है, इनकम टैक्स एसएससी है, 15,000, 13,000 रुपये हैं, उसको आप एक्सप्लेन करिए। घर में पैसे दे तो वीडियो रिकॉर्डिंग करें। माँ ने पैदा किया, अगर माँ को मैं पैसे दूंगा तो मैं कैमरा लेकर जाऊंगा साहब की तरह? कैमरा लेकर तो जाएंगे नहीं हम लोग। तो जब नहीं टूटा तो अब कभी नहीं टूटूंगा। तो ये कंफर्म मान लिया जाए कि आप समाजवादी पार्टी में। सर, अपने आप को आगे और कहाँ तक देखते हैं आप? और विकास जहाँ तक सांसद से एक स्टेप, 2 स्टेप ऊपर। उसी के मालिकों का आशीर्वाद रहा जी। देखिए, मैं राजनीति में आया तो ये नहीं सोचकर, मैं आपको एक बात बताऊं, 2012 में संजय नेताजी ने हमसे पूछा था जी कि आप कहाँ से चुनाव लड़ोगे? मैंने बोला कि नहीं, मुझे चुनाव नहीं लड़ना नेताजी। तब आदरणीय अखिलेश जी से कहते देखो इसको समझाओ। तब मैंने नहीं सोचा था कि मैं चुनाव भी लड़ूंगा। मैं जैसे जैसे जो चुनौतियाँ जिम्मेदारी आती गई, मैं 5 में जब अगर समाजवादी पार्टी कर्नाटक में स्थापित होना चाहती थी तो मुझे याद किया तो उस चुनौती पर खड़ा। और शायद आपको जानकारी हो, जब मुझे वहाँ की जिम्मेदारी मिली तो बंजर भूमि से पानी निकालने की तरह मैं वहाँ से समाजवादी पार्टी का विधायक भी जिता कर ले आया था। फिर 2011 में मुझे राष्ट्रीय सचिव प्रवक्ता बनाया गया, तो 12 में आपने देखा मीडिया ने क्या दिया। अभी जो जिम्मेदारी मिली है संसद में, अब तक 100% उपस्थिति, जिस कमेटी का सदस्य हूँ उसमें 100% उपस्थिति, सबसे ज्यादा सवाल करने वाला, सबसे ज्यादा बोलने वाले सांसदों में मेरा नाम शुमार है। तो मैं अपनी जिम्मेदारी जो मिलेगी, जो चुनौती मिलेगी, उसको 1000% ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ, मजबूती के साथ, दिल से करता रहूंगा। कहाँ तक मैं जाऊंगा ये जनता और ऊपर वाले के हाथ में है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने तमाम जानकारी दी, दर्शकों तक पहुंचाई कि किस तरह से आपकी जर्नी की शुरुआत हुई और कहां तक आप पहुंचे, किन किन मुश्किलों का आपने सामना किया और किस तरह से अपने क्षेत्र के युवाओं को और लोगों को किस तरह से आगे बढ़ाना है। हालांकि चुनौतियां भी आपके सामने बहुत सारी आई, दर्शकों को आपने सारी चीज़ें बताई और एक बात तो साफ हो गई है, आपने साफ तौर पर कह दिया कि समाजवादी पार्टी में था और समाजवादी पार्टी में रहूँगा। आपको समाजवादी पार्टी से बाहर निकालने के लिए बहुत सारी रणनीति लोगों ने रची, लेकिन आप उन सारे पड़ाव को पार कर चुके हैं।